हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड सारे जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। नाउ इस वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सारे प्रॉब्लम्स को बेसिक से लेकर एडवांस के ऑर्डर में अरेंज किया है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स की बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। सो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि मुझे यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दे रखी है। यहाँ पे मुझे उनको जो है स्केलर और वेक्टर की टर्म में जो है बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो तीन तरीके की होती है। स्केलर होती है, वेक्टर होती है, टेंसर होती है। बट टेंसर को हम 11-12 में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको मैंने कुछ डिस्कस किया है एज अ टेंसर, तो अगर आपको जो है आपके 11 में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फिफ्थ क्वांटिटी लिखी हुई है, तो अगर आपको इसको बताना हो तो आप इसको स्केलर ही बताएंगे, टेंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, फोर्स आपको पता है, मैंने बताया था फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई, यहाँ से लिख दिया। तो फोर्स भी क्या होती है, किसी भी वेक्टर को अगर किसी स्केलर, मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो ये भी वेक्टर है। डिस्टेंस, डिस्टेंस केवल हमें डिस्टेंस चाहिए होती है, तो वो उसके डायरेक्शन नहीं होती, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। लीनियर मोमेंटम आपको भी मैंने बताया था कि p इक्वल टू एम बी वैक्टर। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी वेलोसिटी, तो मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो जो हमारी क्वांटिटी निकल के आएगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये भी वेक्टर, इस भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन बतानी पड़ती है। ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी को हम और क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन है, पहले तो मुझे पता लग सकता है कि भाई एक्सीलरेशन है तो वेक्टर होगा। पर एक और तरीके सोचते हैं कि अगर मैं किसी भी कहता हूँ कि ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट की, तो उसके सेंटर की तरफ लगती है, तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई है। तो ये भी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होती है, मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी होती है। एक्चुअली एरिया क्या होता है, ये मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी बताई थी। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। हालांकि मैं आगे जितने भी चैप्टर डिस्कस करूंगा आपके लिए, उसमें जो भी क्वांटिटी नहीं मैं डिस्कस करूंगा वो बता दूंगा मैं स्टार्टिंग में ही कि ये वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशन क्या है, जैसे कि डायमेंशन में मैंने कहा था। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, वेक्टर लिखना है। इन सारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मुझे और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उसका अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल सा क्या है, देखिए जैसे पहला वाला पार्ट में करता हूँ, तो सिंपल सा आपको क्या कर देना है, आई जे के गेट हमें लिख देना है, कंपोनेंट लिख देना है 1 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 1 और 6 का स्क्वायर होगा 36। ठीक है, इसका इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसके का स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं ना, तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 46। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट वाला भी आप अपने आप से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको मैं लिखता हूँ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और अगर मैं इसका जो है मॉड प्लस 0 के कैप भी लिख सकते हैं आप, कोई जरूरत नहीं है पहले यहाँ पर। इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 16 0 दैट इज 5। ठीक है, ना यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके पास बताता हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई वेक्टर है 3 और 4, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है। तो उसका अगर हम इसको ऐसे देखें, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल की तरफ, तो 3 4 5 होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि 37 डिग्री ये होता है और ये 53 एंगल होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लर्न कर सकते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा बताई है। ये अगर आप एससी में सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एंगल्स यूज़ किए गए हैं 53 37 में। तो आपको ये ट्रायंगल याद होगा तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट अगर देखें तो हमने ये भी आपको, मैंने ये आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसका वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो अगर मुझे ए बी वेक्टर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे ए ये है और बी ये है, या इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे ये गिवन है 3 4 5, और ये मुझे दे रखा है 7 6 8। ठीक है, तो मैं इसको इस वाले के पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका पोजीशन वेक्टर लूँ और इसका पोजीशन वेक्टर लूँ, और दोनों को घटा के जो है लिख देना चाहिए मुझे। तो 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस
यहाँ पे 5 था ना। तो ये होगा 3, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल सकते हैं। 16 हो गया, +4 + 9, ठीक है। तो ये हो गया √29, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इस ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन पे कैसे करते हैं। जिसकी यहाँ पे दो वेक्टर्स मेरे पास गिवन है। पहला वेक्टर जो है वो ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या है वो 4i कैप 3j वेक्टर है। इनका पहले तो एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए सिंपल सा आप क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर को आप जोड़ दीजिए, जितने भी कंपोनेंट है उनको सब जोड़ दीजिए। +4i कैप +3j कैप। तो आप इसे जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7i कैप और 7j कैप। अगर आपसे इसका मॉडुलस पूछा जाए तो आप सिंपल सा बता भी सकते हैं, इतना होना चाहिए। 7 का होल स्क्वायर +7 का होल स्क्वायर, दिस इज 7√2, है ना। इसे आप माइनस कर दीजिए। आप यहाँ पर जो माइनस आप करेंगे तो ये +3 का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a - b क्या आएगा, a - b अगर अब यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा -i कैप, और यहाँ से आएगा 4 - 3 प्लस का 3j कैप, ठीक है। सॉरी 1 आएगा यहाँ पर, 1 आएगा, ठीक है। मॉडुलस कितना आएगा, मॉडुलस आप यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि √2 होगा, है ना। नेक्स्ट आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है दोनों का। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का मैंने आपको बताया था कि अपने जो अपने साथ ही मतलब जो होगा उसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट होता है। बाकी अगर जैसे अलग है कोई कंपोनेंट तो उसके साथ नहीं हो पाता। जैसे कि ये 3i कैप +4j कैप लिखा, मैंने डॉट प्रोडक्ट कराया इसका, 4i कैप +3j कैप। तो ये जो है इसके साथ ही जाएगा। इसके साथ जब जाएगा तो i.j आपको पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 3 4 12 और 4 3 12। तो यहाँ से कितना आएगा 24, ठीक। नाउ नेक्स्ट आपको जो है क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको डिटरमिनेंट मेथड भी सिखाया था, ठीक है। डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे इसको हम, ठीक है। मैंने डिटरमिनेंट बना लिया है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मैं तीनों कंपोनेंट को लिखूंगा i j k। यहाँ पे आएगा 3 4 0 और आएगा यहाँ 4 3 0, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करते थे, i कैप। अब आपको इसको छुपा लेना है, इस वाली लाइन को, ये आपको कॉलम दिखेगा, ठीक है। 4 × 0 -3 × 0 माइनस का j कैप। फिर आप क्या करेंगे, इस बीच वाले को t बनाएंगे, t वालेंगे आप, फिर दिखाएं 3 × 0 -4 × 0 एंड फाइनली आप लिखेंगे यहाँ पे 3 × 3 -4 × 4। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर देखें तो 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो फाइनली आपको 7k कैप मिलेगा। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एज वेक्टर है, जो बी वेक्टर है, दोनों में एक्स और वाई कंपोनेंट ही है। यानी कि आई और जे ही है, यानी कि मेरे पास तो 3 एक्सेस होती है ना, ठीक है। आई होती है, जे होती है और के होती है, के कंपोनेंट नहीं है। तो यानी कि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। यानी कि हम जानते हैं कि जो भी मेरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखिए, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन या तो +z हो सकती थी या तो -z हो सकती थी, ये -z है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है, ये भी समझ आ रहा है। एंगल बताना है, एंगल बताने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, a.b, ठीक है। और ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब ये दे रखा है और यहाँ से निकालिए। तो यहाँ पे ये a.b तो निकाल लिया तो 24 हो गया। और अगर आप इसका मॉडुलस निकालें ए का तो वो 5 आएगा, 5 × 5 और फाइनली कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 24/25, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, क्या डॉट प्रोडक्ट कराइए। लास्ट वाला प्रॉब्लम है a.a×b। तो अगर हम ध्यान से देखें तो a×b तो हम करा चुके हैं पहले ही। कितना आया था, -7 के कैप आया था, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 3i कैप +4j कैप और मैं डॉट कराता हूँ किसके साथ, -7k कैप के साथ। तो यहाँ पर i का डॉट कराएंगे हम k के साथ, तो जो कि 90 डिग्री होगा। फिर से j का डॉट कराएंगे k के साथ, जो भी 90 डिग्री होगा, तो ये 0 हो जाएगा, फाइन। इसमें एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए कि a.b जो भी होगा प्लेन होगा, ठीक है। दोनों ही एक प्लेन में होंगे तभी इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो पाएगा। और जो भी वेक्टर मुझे यहाँ से मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा इस वाले वेक्टर के, तो हमेशा ही ये 0 हो जाएगा। तो ये मतलब
पर्टिकुलरली इसके लिए जीरो नहीं हुआ है, ये जनरली जीरो है, ठीक है, तो जनरली ये जीरो है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह मैं अगर बी डॉट ए क्रॉस बी करता हूँ, फिर भी ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी एक ही प्लेन में लग करता है और उसके साथ डॉट कराऊंगा मैं, तो ये इसके 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम हो इसमें कुछ भी आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे वहाँ से लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन को किया था। यहाँ पर तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स है, तो हम सबसे अच्छी तरीका मेरे पास ये है कि हम उसके सारे टेल को पकड़ कर एक ही जगह पे ले आए, है ना। ठीक है, तो एक ऐसे बनाएंगे, सॉरी, ये हो गया दूसरा एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ तीन वेक्टर्स। तो ये मेरा हो गया 30 डिग्री वाला एक, और ये हो गया 60 डिग्री वाला, और एक मेरा नीचे की तरफ वेक्टर है। ठीक है, तो इसको लेबल कर देता हूँ। तो ये है मेरा 2 मीटर वाला, ये 1 मीटर वाला, ये एंगल जो है 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। ओके, तो ये हो गया 1.5 मीटर। अच्छा, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपको जोड़ना है तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि वाई कंपोनेंट लिखना है इसका सबसे पहले, है ना। आई होप याद होगा ये मेथड आपको, बहुत सिंपल था। वाई कंपोनेंट लिखूंगा तो साइन वाला होगा, वो साइन एल्फा। अब मैं लिखूंगा 2 साइन, अब ये एंगल कितना है 30 डिग्री प्लस। ठीक है, मेरा रेफरेंस एक्सिस ये है, आपको मैंने सबसे पहले रेफरेंस मानना है। ठीक है, फिर इस एक्सिस से इस डायरेक्शन में जो भी एंगल नापेंगे हम पॉजिटिव होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन को मेजर करेंगे वो निगेटिव होंगे। तो यहाँ से ये हो गया। सेकंड 1.5 वाले देखें, अब कितना एंगल लिखा जाना चाहिए यहाँ पर, कितना लिखना चाहिए? 60 लिखूंगा क्या? नहीं, 60 नहीं लिखेंगे, ये एंगल नापेंगे। ठीक है, तो ये 120 है। एंड फाइनली वाला अगर 1 मीटर की बात करें हम, तो साइन 90 होगा, पर वो माइनस में 90 होगा, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ उसको। ठीक, तो इसको आप देखें तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखिए, तो ये साइन, इसको मैं लिखूंगा 90 + 30, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाएगा तो साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 √3/2। ठीक है, 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया है, और ये माइनस का आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 3√3। ठीक है, 3√3/4, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, वैल्यू आएगी 1.2, 1.3 लिख देते हैं। ठीक है, 1/299 आएगी वैसे, तो 1.3 अप्रॉक्सीमेट लिख देगा। देन हम इसको एक्स कंपोनेंट लिखते हैं। एक्स कंपोनेंट कैसे लिखते हैं? मैंने आपको बताया था कि कॉस कर देना है आपको साइन की जगह बस, तो 2 cos 30 डिग्री, है ना, प्लस 1.5 साइन, सॉरी सॉरी साइन तो नहीं होगा ना सॉरी, यहाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 cos -90। ठीक है, यहाँ तक आप तो क्लियर होगा। कॉस 90 की वैल्यू जीरो थी, तो इसको हम हटा ही देते पहले से ही। अच्छा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा। अच्छा, ये कॉस को वैसे ही लिखूंगा मैं 90 + 30 करके ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा √3 माइनस 3/4। आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिए 1.37232, है ना, और इसको लिख दिए 0.7। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.98 मीटर आएगा लगभग। ठीक है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? मैग्नीट्यूड कैसे करते थे? इन दोनों सम, इनका जो है स्क्वायर करके क्या करते थे, ऐड कर देते थे, तो r² 0.98 का होल स्क्वायर प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। आप इसको अगर अंडर रूट करेंगे, इसको हटाइए, इसका अंडर रूट करिए, या इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.65। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें, तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो गया मेरा। एक्स कंपोनेंट क्या था? एक्स कंपोनेंट ये था, तो ये फाइंड हो गया। और वाई कंपोनेंट क्या था? वाई कंपोनेंट ये था, तो ये भी फाइंड हो गया, सिंपल। हाँ, एक चीज़ रह गई है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल बताना तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये अल्फा बना रहा है, ये अल्फा जो मेरा क्या होता था, एक्सिस से एंगल ही होता है, डिफरेंस है। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा?
आपको डिवाइड करना है सिंपल, साइन वाले को और कॉट वाले जितने कंपोनेंट लिखे हैं उनको। ठीक है, तो ये ना आया था 0.98, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा यहाँ से। ठीक है, आई होप इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये ऐसे में का है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप पढ़िए और खुद ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक स्पाई है, जो कि कार से सस्पेक्टेड कार को पीछे कर रहा है। तो कार जो है 2 किलोमीटर जो है ईस्ट की तरफ चली, फिर परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लिया उसने, फिर 5 मीटर चली, फिर परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया, फिर जो है 4 किलोमीटर चली और फिर रुक गई। ठीक है, मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले कार 2 किलोमीटर एस की तरफ। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको चीज बता देता हूँ। सही, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ईस्ट, ये जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, और ये ईस्ट होती है, और ये वेस्ट होता है। तो इसी तरीके से हम इसको पहले विजुलाइज करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये हम करते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि पहले तो ईस्ट की तरफ चला। ठीक है, तो पहले मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पर ईस्ट की तरफ, ये ऐसा ईस्ट की तरफ थोड़ा बड़ा होगा, ईस्ट की तरफ बनाया 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर मैं 500 मीटर ऊपर की तरफ चला, यानी नॉर्थ की तरफ। अच्छा, नॉर्थ की तरफ चला, ये कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ से क्या है कि अगर मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट ये रहेगा और ये राइट रहेगा मेरा। ठीक है, ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा। तो मैं लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ, लेफ्ट टर्न लिया मैंने। ठीक है, 500 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं 0.5 मीटर किलोमीटर भी लिखता हूँ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने राइट टर्न लिया। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो मेरा ये डायरेक्शन लेफ्ट होगा, ये डायरेक्शन राइट होगा। तो इसके बाद मैं 4 किलोमीटर चला हूँ राइट की तरफ, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो यही मुझे निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको आप थोड़ा सा इस ऐसे विजुलाइज कीजिए। वही काम करना है हम लोग को, सारे वेक्टर्स को एक ही जो है एक ही पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये। तो मेरे पास एक 2 किलोमीटर का वेक्टर है, थोड़ा नीचे बनाया मैंने क्योंकि मुझे 2 वेक्टर दिखाने हैं। ये तो 2 किलोमीटर का है यहाँ पर ये वेक्टर, और ये 4 किलोमीटर का वेक्टर था, और ये 0.5 किलोमीटर का है ना। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। और एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, एक वेक्टर जो है ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन जो कि है इसी ऊपर ही आएगा जस्ट। सॉरी, तो ये 0.5 वाला है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको बताने में। ठीक है, ये कितना है 0.5। तो अगर ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन में और एक ही मैग्नीट्यूड है तो इनका जो मैग्नीट्यूड जोड़ सकता हूँ, तो एक ही सिंगल वेक्टर से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, और लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो हम अब इसका वेक्टर अगर लिखना चाहें तो कंपोनेंट में लिख सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट में डी लिखा मैंने, तो वो क्या होगा 6 i कैप प्लस 0.5 जे कैप, सिंपल। ठीक है, तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करूँगा, तो स्क्वायर कर दूंगा 6 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर कर दूंगा। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो बाकी जो कॉस वाला टर्म होता है 2ab cos 90, वो 90 की वजह से जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा मेरा अ, कितना चाहिए, 36.25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 6.02 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरा। डायरेक्शन अगर मुझे चाहिए तो ये वाई कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है। तो tan अगर यहाँ से भी देखूंगा तो ये अल्फा होगा मेरा, ये डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, वाई, और ये होगा एक्स। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स, सिंपल।
तो y कितना है 0.5, x कितना है 6 डिवाइड बाई 0, 1/12। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इनवर्स 1/12। यही आंसर है हमारा। तो एक्स एक्सिस से, यानी ये रेफरेंस था, यानी कि ईस्ट से अल्फा एंगल, यानी इतना एंगल पर उसकी डायरेक्शन में, ये मतलब। ठीक है, तो इतने एंगल पर ईस्ट से, फ्रॉम ईस्ट। समझ में आ गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है ना, अगला करते हैं हम चीटी प्रॉब्लम। चीटी प्रॉब्लम, ये चीटी प्रॉब्लम पिछले वाले प्रॉब्लम जैसे ही है। ठीक है, पर इसमें थोड़ी सी चेंज है। जैसे कि यहाँ पे एक चीटी है जो कि 3 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव करती है, एक परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न मारती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, और 4 मीटर मूव करती है। चीटी फिर जो है दीवार पे चढ़ जाती है, 12 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है। हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, तो इसको पहले विजुलाइज करते हैं मन कि जो है आखिर कहना क्या क्या चाहता है। ठीक है, तो ये 3D प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम था वो 2D था, यहाँ पे 3D है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, इसमें बताता हूँ आपको कि यहाँ पे एक चीटी है जो कि नॉर्थ की तरफ चल रही है। सपोज नॉर्थ मेरा इधर डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, 3 मीटर इधर की चली, फिर जब चीटी इधर के लिए चल रही होगी, तो अगर इधर की तरफ अगर चीटी चल रही है तो उसका लेफ्ट ये रहेगा और राइट ये रहेगा। ठीक है, ये राइट आएगा, ये रहेगा। तो वो किधर मुड़ी है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई और कितना चली 4 मीटर, तो ऐसे चली 4 मीटर। फिर उसने क्या किया, फिर 12 मीटर ऊपर की तरफ चली, यानी कि अब वो ऐसे ऐसे नहीं चली है, अब वो डायरेक्शन क्योंकि दीवार चढ़ गई तो ऊपर की तरफ चली 12 मीटर। 12 मीटर। ठीक है, थोड़ा वेक्टर मैंने गलत बनाए हैं बस, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका बड़ा रहना चाहिए, बट आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर जो है मेरा, ये मैंने ओरिजिन से रस्म में ड्रॉ किया है, वो मेरा जो क्या है पोजीशन वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे वो ले लेते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, तो ये तो मेरा इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में साउथ है, इस डायरेक्शन में ईस्ट है, और इस डायरेक्शन में वेस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखना चाहिए, -3 0,0,0 कोऑर्डिनेट्स लिखने आपको आते होंगे आई होप। फिर इसके इस डायरेक्शन में मूव करा मैं, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3 -4 0। और फिर ऊपर की तरफ मूव किया हूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3 -4 एंड प्लस का 12, पॉजिटिव एग्जैक्ट एक्सिस में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रह गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है और अगर मुझे लिखना है तो मैं डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ। कैसे लिखूंगा, -3 आई कैप, -4 जे कैप, और प्लस का 12 के कैप। अब इसको मैग्नीट्यूड पूछा गया है आपसे, तो आप मैग्नीट्यूड बता सकते हैं सिंपल। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर सबके, ये 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 144, तो ये आ जाएगा 169, और फाइनली आपको आंसर मिलेगा 30। ठीक है, तो ये है आंसर इसका। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में यही खासियत थी कि ये 3D है, और इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन 2D था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। ये क्वेश्चन ऐसे हुए से लिया है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप इसको पढ़े वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नाउ मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पहले इसका मतलब समझाता हूँ कि यहाँ पे एक कैरम बोर्ड है जिसका एरिया आपको देगा 4x4 स्क्वायर फीट, उसकी साइड साइड दे रखी है, क्वीन उसके सेंटर पर रखी हुई है। अब क्वीन को जो है हिट किया जाता है स्ट्राइकर से। ठीक है, स्ट्राइकर होता है ना कैरम में, जिसे मतलब हिट करते हैं, डिफरेंट जो है वहाँ पे रखी होती हैं, जैसे क्वीन को हिट किया गया, तो जो वो फ्रंट ऐसे टकराता है और रिबाउंड होकर कहाँ चला जाता है, होल, उससे पीछे जो होल होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, अलग अलग पोजीशन से बताना है। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे बताते हैं। पहले तो यहाँ पे हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास कैरम बोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ कैरम बोर्ड है, इसकी लेंथ जो है इधर की तरफ होती है 4 फीट। फीट जानते हैं ना, फीट मैंने स्टार्टिंग में यूनिट एंड डायमेंशन 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, है ना। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, कन्वर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने बस ऐसे बता दिया। तो ये कैरम बोर्ड है मेरा, यहाँ पर
4 होल्स होते हैं डायग्राम में, ठीक है, ऐसे ऐसे ही होता है ना। यहाँ पे अगर क्वीन रखी है, ठीक है, यहाँ पे रखी है, तो क्वीन को जब मैंने स्ट्राइक किया, क्वीन को मैंने जब स्ट्राइक किया तो वो ऐसे सामने गई, सॉरी ऐसे तो नहीं गई, ऐसे गई, यहाँ से गई ऐसे, ओ बन नहीं पा रहा, ठीक है, ये होगा, और नीचे की तरफ ऐसे रिबाउंड होके इस होल में चली गई, ठीक है, ऐसा हुआ। तो मुझे तो पहले बताना है कि सेंटर से फ्रंट एज का जो है डिस्टेंस कितना है, मैग्नीट्यूड बताना है, इसलिए कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी सी ज्योमेट्री इसमें अच्छी है, इसलिए मैं ये आपको क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दूरी आपको पता होगी कितनी है, ये सेंटर है तो हाफ हो जाएगी, यानी कि ये दूरी जो है हमारे पास वो है 2 फीट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखिए आप, ये अगर मैं इसको हाफ हाफ डिवाइड ऐसे लाइन से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक, तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, फिर मुझे फ्रंट एज से होल की डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ये वाली लेंथ चाहिए, फिर मुझे सेंटर से होल की डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्टेंस मुझे इस प्रॉब्लम में चाहिए। तो इसको करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, कि यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 फीट होना चाहिए, है ना। तो फीट नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ है कि अगर वो टकराएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो ये थीटा एंगल सेम रहेंगे। तो अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में, जो नीचे वाला है, इस ट्राइंगल में देखूँ, तो टेन थीटा को क्या लिखूंगा, टेन थीटा को लिखूंगा मैं एक्स वाई, ये दूरी, ये जो बड़ा वाला है ना, जो परपेंडिकुलर, तो ये हो गई, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, तो ये होगा 4। और सेकंड बार मैं लिखूंगा टेन थीटा छोटे वाले ट्राइंगल में, इस वाले, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाई वाई, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी भी आधी है, जो 4 था उसका आधा है, तो ये 2 हो जाएगा। तो अब अगर इन दोनों को इक्वेट कर दूं मैं, तो एक्स वाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई 2। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं 2x इक्वल टू 4y। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू 2y आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अरे इस वाली को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/3 x, सॉरी x कहाँ जाएगा, यानी कि 2/3 फीट। तो इस हिसाब से मेरा जो है x जो होना चाहिए वो 4/3 फीट होगा, क्यों, ठीक है, अगर मैं y को यहाँ पुट कर दूँ इस वाली इक्वेशन में, 2y, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये x और y की वैल्यू मुझे है पता लग गई। अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ये वाली डिस्टेंस बताऊँ, ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस बतानी है वाली यहाँ से कितनी है। तो ये मुझे पता है कितनी है, 2। ये मुझे y निकाल ली थी मैंने, तो मैं पहले तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपको, y का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको पहले, अंडर रूट वाई स्क्वायर, यानी कि ये कितना था y, 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस आपको जो है इसका जो है स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करें, 1/9 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2/3 रूट 10। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल को देखा तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ये मुझे पता है, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है, ये दूरी जो है वो 4 फीट है, और नीचे वाली जो है एक्स है, एक्स यानी कि 4/3 फीट। तो उसको क्या लिखूंगा मैं, बी वाले पार्ट को मैं करता हूँ यहाँ पे, 4/3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ से लिखना चाहिए 4√1/9 प्लस 1, यहाँ जाएगा 4/3√10। ठीक, ना ना लास्ट जो है हमारा वो सेंटर से होल तक है, तो ये कुछ खास नहीं है, इसमें तो हम ऐसे ही बता सकते थे कि ये दूरी मुझे पता है 2 होगी, ठीक है, और नीचे वाली भी 2 है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये बेसिकली हाफ डायगोनल है ये, ठीक है, स्क्वायर का। तो हाफ डायगोनल ऑफ इसका 2√2 होता है, पर यहाँ से देख भी सकते हैं कि अंडर रूट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मतलब साइड का 2√2 हो जाएगा, यहाँ पर ये रहेगा स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 2√2। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन किया गया है, इसमें ज्योमेट्री है बेसिकली, बाकी वेक्टर का तो काफी रोल नहीं है, बट ज्योमेट्री काफी है। तो एंगल भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, थीटा एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं हम, टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स या फिर वाई कोई वैल्यू डाल दीजिए, आप एक्स डाल देते हैं, चलिए ठीक है,
4/3 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 वो कैंसिल, 1/3 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1/3। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया होगा, tan इनवर्स 1/3 आएगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 में आया हुआ है, इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर एडवांस क्वेश्चन तो कठिन होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होता है ये, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, पर कठिन नहीं होगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आराम से आपको लग जाएगा। ये कठिन नहीं है क्वेश्चन। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे क्या है कि एक क्यूब दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो विजुलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट बहुत है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब ऐसा है। ठीक है, यहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ इसको, ना ये एक्सेस बना रहा हूँ मैं, एंड ये ऐसे करके। ठीक है, ये थोड़ा इसी के साथ ही आना चाहिए था, थोड़ा नीचे हो गया। ओके, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, आप इसको यहीं भी कंसिडर कीजिए कि ये इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन दे रखा है ओ आपको। ठीक है, एस सेंटर है इसका। अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर ओपी ओक्यू ओ आर जो है इसके अलॉन्ग है। सपोज ये एक्स है मेरा, ये वाई है, और ये जेड है। वही से हिसाब से तो ये मेरा ओपी हुआ, ये मेरा ओक्यू हुआ, और ये ओ आर हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और यहाँ पर एक एस पॉइंट भी है जो कि ये है सेंटर है। इसके कोऑर्डिनेट्स है 1/2 1/2 और 1/2। आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना आना चाहिए इसका। ठीक है, पी पॉइंट की अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1,0,0। क्यू पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ तो क्या लिखना चाहिए, 0,1,0। और आर के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूंगा तो 0,0,1। टी एक पॉइंट है जो कि वर्टेक्स है, अपोजिट है ओरिजिन के। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा। ठीक है सब्जेक्ट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे तो ये होगा 1,1,1। ठीक है, मैंने ये सिखाया हुआ है आपको। ये इसका डायगनल है। तो डायगनल पे आता है और ये साइड एफ है। ठीक है, तो कुछ चीजें आप देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे कुछ वेक्टर को डिफाइन किया गया, पी है वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर और टी वेक्टर। इनका क्या मतलब है, पी वेक्टर जो हमारा डिफाइन किया गया है वो मेरा है एस पी वेक्टर, यानी कि एस से लेकर पी पॉइंट तक। ठीक है, ये ऐसा। दूसरा जो क्यू वेक्टर है मेरा, वो मेरा है एस क्यू वेक्टर, ये वाला वेक्टर। सिमिलरली एस आर वेक्टर भी हमें यहाँ पे बताया गया है कि वो कुछ ऐसा है, एस आर वेक्टर ये। और ये एस टी वेक्टर हो गया इधर की तरफ। ये चार वेक्टर्स हैं हमारे पास। इनको मुझे पहले लिखना आना चाहिए कि आखिर ये कैसे लिखे जाएंगे। तो पी वेक्टर मैंने आपको सिखाया था कि कैसे लिखेंगे। पी वेक्टर एस पी वेक्टर है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए माइनस एस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखिए। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। तो एस थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि आई जे के तो लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ मैं, 1,0,0 माइनस, और एस के तो आपको पता ही है कि 1/2 1/2 1/2। फाइनली आपका क्या आएगा, यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट जो है पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यू को अगर करेंगे, क्यू एस क्यू वेक्टर है, अगर यहाँ पे क्यू को देखा जाए तो क्यू है 0,1,0। और आप इसको अगर करेंगे जैसे ऐसे, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है बीच वाला पॉजिटिव रहने वाला है, बाकी निगेटिव हो जाएंगे कंपोनेंट्स। ये पॉजिटिव रहेगा हाफ, एक है प्लस, तो ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, एक ही होगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, आर वेक्टर को क्या लिखूँ, एस आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, आर था 0,0,1 माइनस, अब फिर से आपको दिख रहा हो कि एक ही जो है बचा, उसके पास ही क्या रहेगा, पॉजिटिव, बाकी तो निगेटिव। यानी -1/2 आई कैप, -1/2 जे कैप, प्लस का 1/2 जे कैप। ना फाइनली मेरा क्या बचा है, टी वेक्टर। टी वेक्टर जो है एस टी वेक्टर है, और टी के कंपोनेंट क्या है, 1,1,1 माइनस 1/2 1/2 1/2। फाइनली ये सारे पॉजिटिव रहेंगे,
1/2 आई कैप 1/2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। ठीक है, यहाँ तक जो है मैंने सारे वेक्टर्स लिख लिए अपना। मुझे जो क्वांटिटी कन्वर्ट करनी है वो है ये पी क्रॉस क्यू, और फिर मुझे आर क्रॉस टी कराना है, फिर मुझे फाइनली जो दोनों वेक्टर्स आए उनका क्रॉस कराना है। ठीक है, तो पहले मैं पी क्रॉस क्यू फाइट करता हूँ, पी क्रॉस क्यू। तो उसके लिए हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट बना लेते हैं यहाँ पर। इसमें एंटिटीज डालिए आप, यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप है। तो पी और क्यू को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1/2 -1/2 -1/2। नीचे वाले में कौन सा आएगा -1/2 प्लस का 1/2 -1/2। अब इसको सॉल्व करिए, आई को लिखिए, कैसे लिखेंगे आई को। ठीक है, आई लिखा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ये प्लस का 1/4 होगा माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये माइनस का ही होगा, ये प्लस बना देगा इसको 1/4 माइनस जे कैप। अब यहाँ से देखिए, ये को लिखेंगे ऐसे, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बनेगा 1/4, और फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा ये इस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये होगा, ये माइनस का था। ठीक है, तो माइनस का ही है, -1/2 प्लस का हो जाएगा 1/4, फिर से माइनस का हो जाएगा। नाउ लास्ट जो हमारा एक कंपोनेंट रहेगा वो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से देखिए, ये 1/4 हो जाएगा और ये फिर से जुड़ जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से के कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये बचा 1/2 और ये बचा -1/2। तो यहाँ से अगर मैं इसको फाइनली लिखूँ तो क्या लिखना चाहिए, फाइनली मुझे लिखना चाहिए कि 1/2 ई क्रॉस क्यू बता रहा हूँ, 1/2 आई कैप -1/2 जे कैप, ये लिखना चाहिए। आर क्रॉस टी कराऊंगा तो क्या होगा, कि वो फाइंड करना पड़ेगा मुझे। आर क्रॉस टी कराते हैं, आर क्रॉस टी कराएंगे तो क्या होगा, आर क्रॉस टी डिटरमिनेंट बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये के कंपोनेंट्स लिख लिए, फिर हमें क्या चाहिए कि हम इसके जो है फिर से कंपोनेंट्स को लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे दो स्टार्टिंग के नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, सारे हाफ हैं। ठीक है, तो इतना नहीं है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्टार्टिंग के दो हाफ हैं माइनस में, फिर एक पॉजिटिव है वहाँ पे, फिर यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 आएगा, फिर ये माइनस का ही 1/4 आएगा, फिर माइनस का जे कैप कराई, जे कैप कराएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस का 1/4 आ जाएगा फिर से, माइनस का ही 1/4 आएगा फिर से, और लास्ट के का देखें तो अगर तो ये आएगा माइनस का 1/4 और आएगा प्लस का 1/4। तो ये फिर से के वाला गायब हो गया, के में नहीं आ रहा कोई भी, तो ये आएगा -1/2 आई कैप। ठीक है, और जे में आएगा प्लस का 1/2 जे कैप। अब हमें फाइनली क्या करना है, फाइनली हमें ये जो पी क्यू है और आर टी निकला है इसका भी क्रॉस कराना है। ठीक है, तो पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर क्रॉस टी, अब इसको भी करा लेते हैं। तो फिर से हम डिटरमिनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या आते हैं, 1/2 -1/2 0, और दूसरे में क्या था -1/2 1/2 और 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे दिक्कत हो गई है, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई है, यहाँ पे देखें अगर तो ये माइनस का था और यह माइनस माइनस था, तो यानी ये माइनस का 1/2 आएगा और वो ओके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे बस पॉजिटिव का किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा ये। अब अगर आप के निकालेंगे तो आएगा 1/4 माइनस माइनस का 1/2 4 आएगा। ठीक है, जो कि ऐड हो जाए ना, 1/4 प्लस 1/4
फाइनली आपको मिलेगा 1/2 के कैप। तो मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए था इसका, तो मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसमें, यहाँ पर वो 0.5 है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।